हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनसोल्ड पेपर्स। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये सेट था 2019 का सेट नंबर 7 346 FJ, जिसमें सेक्शन ए हमने ए बी और सी इतने सेक्शन हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे। आज हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे सामने पहला सवाल लिखा हुआ है कि अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज इज मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन if at any instant at a particular point P the electric field E is equal to 8.4 volt per meter along x direction, then calculate magnitude and direction of magnetic field B, wavelength of the wave, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हमारे सामने एक फ्रीक्वेंसी गिवन है और डायरेक्शन गिवन है कि वेव हमारा वाई डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 8.4 वोल्ट का एक्स डायरेक्शन में है, जैसा कि और इसमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दैट्स वाई जब हमारा वेव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है कि C इज इक्वल टू ई अपॉन बी। C इज इक्वल टू ई अपॉन बी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये दे रखा है, और मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा है। बी की वैल्यू पूछा है, तो C बराबर ई अपॉन बी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी बराबर ई अपॉन सी, बी की वैल्यू रखा, सी की वैल्यू रखा, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। डायरेक्शन हमारा मिल गया अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं वेवलेंथ की, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे सामने वेवलेंथ भी पूछा गया है। अब वेवलेंथ बराबर C इज इक्वल टू एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हमारा ये वेवलेंथ आ जाएगा 12 मीटर। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कुछ इस तरीके से कि अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी if slab of dielectric constant K is introduced between the plate of capacitor, then what is the change in following: electric field, electrostatic energy and potential difference। कि जब हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है जो कि बैटरी से अलग कर दिया गया है, तो मान लेते हैं, और बाद में उसी के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इन तीनों पे क्या असर पड़ेगा, यानी पहली वैल्यू और बाद की जो वैल्यू होगी उनमें क्या रिलेशन होगा एक तरीके से। ठीक है, क्या चेंज होगा, तो इसका मतलब कि प्रीवियस वैल्यू और फाइनल वैल्यू में आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट, हमारे सामने सॉल्यूशन ये रहा। कैपेसिटर था हमारा बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कि ये हमारा कैपेसिटर है जिसके दोनों, ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्जेज हैं और ये हमारा नेगेटिव चार्जेज हैं, और ये दो प्लेट है, ये और ये दोनों के बीच का सेपरेशन है ये विच इज इक्वल टू डी, प्लस की और माइनस की चार्ज था इसके ऊपर, और इसके बीच में हमारे यहाँ पे क्या रखा है, कुछ नहीं है, एयर है। इस केस में हम अगर कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फैराड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू सबको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं एयर के केस में, तो ई इंटू डी, ई की वैल्यू डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना वोल्ट आ जाएगा। अब अगर एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करें इनिशियल स्टेट में व्हेन फील्ड विद एयर, तो हाफ सी वी स्क्वायर। सी का मतलब है यहाँ पे कि हाफ सी एयर है यहाँ पे, अब वी भी एयर वाला है का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा इनिशियल स्टेट में आया। तो अब इसी वैल्यू को कंपेयर करना है जब इसके बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वहीं अभी भी इसके बीच का सेपरेशन उतना ही है, ये सेपरेशन उतना ही है डी, और इसके बीच में कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। ठीक, और ये इस प्लेट पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है। तो अब क्या क्या चेंज होगा, ये हमारा फिगर हो गया कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट, देन सी मीडियम, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ में हमारा जो कैपेसिटेंस हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, ये इनिशियल वैल्यू के के टाइम्स हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू एयर वाला है और ये के आ गया अलग से, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया हमारा, तो के टाइम्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ लिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप निकाल सकते हो, और नहीं पूछा जाता है तो नहीं भी निकालो, कोई इशू नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है फिर भी हमने आपको निकाल दिया है कि अगर ये पूछा गया है तो ये हम निकाल सकते हैं कि EM यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लाइड बिटवीन द प्लेट, तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो एयर वाली वैल्यू है, तो E एयर अपॉन के वोल्ट पर मीटर। तो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बिटवीन द प्लेट आया वो 1 अपॉन के टाइम्स हो गया इनिशियल वैल्यू के। ना अगर वोल्टेज की बात करें बिटवीन द प्लेट्स, तो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू देयर सेपरेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना है कि ये वाली वैल्यू इंटू सेपरेशन D। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात करें तो देख रहे हैं ये भी हमारी इनिशियल वैल्यू के 1 अपॉन के टाइम्स हो गया है, क्योंकि पीछे जो हम लोगों ने निकाला था अभी उससे हम कंपेयर करेंगे जो इस पेज पे हमने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ें हम इस पेज पे निकाल के रखे हैं इससे हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमें इतना रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम ब्लॉक कर देते हैं समझाने के लिए, क्योंकि हमसे ये जो टर्म था ये नहीं पूछा गया है, फिर भी हमने आप लोगों को निकाल दिया है। ये टर्म हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया फिर भी हमने निकाल दिया है। एनर्जी पूछा गया है, तो एनर्जी की बात करें तो हाफ CM मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ हमारा कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ का स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर लगा दिया। CM तो हमारा के टाइम्स हो गया है, वोल्टेज भी के टाइम कम हो गया है इनिशियल वैल्यू के 1 अपॉन के टाइम्स हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, एक के से एक के रिड्यूस हो जाएगा लेकिन एक के हमारा बच जाएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो C एयर इंटू V एयर का स्क्वायर अपॉन के, तो हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो भी 1 अपॉन के टाइम्स मिलेगा इनिशियल वैल्यू के। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है, क्योंकि पहला पार्ट में हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो एयर में हमने देखा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ हमने देखा कि सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट था। सो दैट्स वाई E एयर अपॉन के आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इनिशियल वैल्यू के 1 अपॉन के टाइम्स हो गया है। दूसरा पूछा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये भी 1 अपॉन के टाइम्स हो गया इनिशियल एनर्जी के। ठीक है, तीसरा हमसे पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोगों ने चेक किया कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 अपॉन के टाइम्स हो गया V एयर के। ठीक है, तो ये हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इस क्वेश्चन में। कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आप लोगों को दिखा दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि बाई कॉनकेव लेंस एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस ईच ऑफ 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट एंड the refractive indices of the lenses are 4/3 and 3/2 respectively. Find out the position and nature of the image of an object placed at 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द combined lens। हमारे पास फाइंड क्या करना है, पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज, जबकि ऑब्जेक्ट रखा है कंबाइंड लेंस से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और यहाँ पे हमारे सामने दे दिया है बाई कॉनकेव लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। दोनों ही लेंसेज का बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर दिया है, और कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और कॉन्वेक्स का हमारा 3/2 दे रखा है। चलते हैं अब इस सवाल की तरफ कि इस सवाल को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। चलते हैं, तो देखिए हमारे सामने क्या क्या दिया हुआ है और हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो बाई कॉनकेव लेंस था, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ था, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है। ऑब्जेक्ट के दिया है प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, ये दोनों लेंस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 45 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस और नेचर हमसे पूछा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस R1 R2 और N का यूज करके बाई कॉनकेव लेंस का फोकस निकालेंगे, और सिमिलरली इसका भी हम फोकस निकालेंगे। फोकस का जनरल फार्मूला सबको पता है, लेंस मेकर फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला सबको पता है कि होता है 1/f = n-1 इंटू 1/r1 minus 1/r2। R1 R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, बिकॉज कॉनकेव लेंस भी इस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है। तो इस सरफेस का रेडियस और इस सरफेस का रेडियस, इस सरफेस का रेडियस और इस सरफेस का रेडियस, ये पहला सरफेस है इसलिए इसकी वैल्यू R1 लेते हैं, और ये दूसरा है इसलिए इसकी वैल्यू R2। इसमें ये वाला सरफेस पहला है तो ये R1 हुआ, और ये दूसरा सरफेस है ये R2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू बराबर हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन रूल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन रूल मैथ के क्वाड्रेंट रूल की तरह ही चलता है। मैथ का क्वाड्रेंट रूल जैसे कि अगर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है या पोल है तो इधर हमारे डिस्टेंस प्लस में लिए जाते हैं, इधर हमारा माइनस में लिया जाता है, ऊपर के डिस्टेंस प्लस में लिए जाते हैं, नीचे के डिस्टेंस माइनस में लिए जाते हैं। इतना सबको पता होगा। तो
इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, साइन कन्वेंशन रूल का ध्यान रखते हुए हम लोग पहले बाई कॉनकेव लेंस का फोकस निकालते हैं। 1/f1 बराबर n-1 1/r1 -1/r2 4/3 - 1। अब पहला सरफेस तो हमारा इसका कर्व सेक्शन इधर है, तो इसका तो इसका सेंटर इधर होगा, तो रेडियस भी इसका इधर ही होगा, तो ये तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैथ का रूल यही कहता है कि यहाँ से ये माइनस हो गया, इधर वाला डिस्टेंस प्लस, तो इसका रेडियस हम प्लस में ले लेंगे। और जब इसके लिए हम बात करते हैं तो इसका कर्व सेक्शन इधर है, तो सेंटर इधर होगा, तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस प्लस में आ जाएगा और सेकंड सरफेस का रेडियस माइनस में आ जाएगा। यानी ये प्लस में ले लेंगे और ये माइनस में, और इसमें ये माइनस में ले लेंगे और इसको हम लोग प्लस में ले लेंगे। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा 1/f1 की वैल्यू निकलेगा। सोल्यूशन आपके सामने यहाँ मैंने कर रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू -1/60। ठीक है, सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इस लेंस के लिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/f2 बराबर ये वैल्यू रहा। ठीक है, प्रॉपर आपको निकाल के रिजल्ट आएगा 1/40। अब हम लोग कंबाइंड फोकल लेंथ इक्वेट करेंगे, बिकॉज बोथ द लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। f1 और 1/f1 और 1/f2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, 1/20 मिला हमको। अब फार्मूला लेंस फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, लेंस मेकर नहीं, लेंस फार्मूला है ये, याद रहे, दिस इज ओनली लेंस फार्मूला। ठीक है, तो हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/f की जगह 1/20 रखा, 1/v - 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज कि वो हमारे लेंस जो भी हो उसके लेफ्ट में रखा होता है, और रे का डायरेक्शन के अपोजिट वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं वो माइनस में ही काउंट किए जाते हैं। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हर केस में आपको माइनस में ही लेना होता है, क्योंकि ये हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेंस के लेफ्ट साइड होता है। तो माइनस में हमने रख दिया, और सिंपली अब इसी को सोल्व कर लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू रख दिया, 1/v इज इक्वल टू 1/120 - 1/45। सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा माइनस में 1/72। सो v इज इक्वल टू -72। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसी साइड में हमारी इमेज भी बन रही है, और 72 हमारा ये शो कर रहा है, ठीक है, कि हमारी जो इमेज है वो 72 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी कंबाइंड लेंस से। रियल नेचर होगा, इन्वर्टेड नेचर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉरी रियल इन्वर्टेड कहाँ से हो जाएगा भाई, रियल और इन्वर्टेड नहीं होगा, सॉरी ये गलत है। साइज हमारा लार्ज मिला, जो माइनस साइन आ गया इसके वजह से हमारा जो नेचर मिलेगा वो निकल के आएगा अब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा गया था ये गलत लिखा गया था। अब बात आती है कि सर ये कैसे पता चला कि ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। यहाँ पे सवाल ये भी उठ सकता है कि सर यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड लिखा था, आपने इसको काट दिया, आपने लिखा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, कैसे होगा। हमने कहा देखो, कंबाइंड फोकल लेंथ हम लोगों ने निकाला, ये निकल के आया 1/f की वैल्यू 120। आप समझो फोकस की वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, 120 आया सेंटीमीटर, और ये प्लस में आया। इसका मतलब कि जो हमारा ये कंबाइंड लेंस था, ये कंबाइंड लेंस था कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, ये दोनों जब प्लस में रिजल्ट आ गया, मतलब कि ये कंबाइंड फॉर्म में केवल कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अब कॉन्वेक्स लेंस की तरह जब बिहेव कर रहा है तो इसका फोकल लेंथ कितना है 120, तो इसका एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा, यानी इधर f1 मान लो, इधर हम f2 मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया था प्लस में, मतलब 45 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो, तो इमेज डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा इमेज हमारा जिधर ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो उसी साइड हमारी इमेज भी बनती है। ठीक है, ये बेसिक रूल है, तो इसी से हमको पता चलता है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आप सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि फोकस जो हमारा कंबाइंड अगर माइनस में आ गया होता तो ये कंबाइंड लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता, लेकिन अगर प्लस में आ गया तो ये कंबाइंड लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आपको बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी हमारे सामने दिया हुआ है कि अ पार्टिकल is moving with 3 times the speed of an electron. The ratio of de Broglie wavelength of the particle and that of electron is 1.813 into 10 to the power minus 4. Calculate the mass of the particle. Mass of electron is given. अब देखिए कि हमारे पास एक पार्टिकल दिया हुआ है, साफ साफ ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। बोल दिया गया है कि पार्टिकल और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, तो हमने मान लिया कि ये लेमडा पी है, और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हमने लेमडा ई मान लिया। दोनों का रेशियो दे रखा है 1.813 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब पूछ लिया है कि ये जो पार्टिकल है इसका मास हमें निकाल के बताओ
कि इस पार्टिकल का मास कितना होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, निकाल लेंगे हम लोग यहीं से, क्योंकि लेमडा बराबर जनरल फार्मूला हमारा होता है, सबको पता है कि लेमडा बराबर होता है h/p। h/p का मतलब हो गया है h/mv। और एक चीज़ और क्वेश्चन में मेंशन है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये वैल्यू भी हमारे सामने गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कि h/p मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई h/ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, h कैंसिल हो जाएगा, तो पार्टिकल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1.813 इंटू 10⁻⁻4 आ गया, -4 आ गया। अब p की वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.813 इंटू 10⁻⁻4। अब वेलोसिटी यहाँ से कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। आप सिंप्लीफाई करना है तो मास ऑफ पार्टिकल क्रॉस मल्टीप्लाई लेके चले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31, 3 हमारे पास यहीं आ जाएगा। ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा 1.813 इंटू 10⁻⁻4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको निकलेगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो मास ऑफ पार्टिकल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ अब हमारे पास कोई और क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर इसमें 4th वाले सेक्शन में, तो सेक्शन डी का जो 4th वाला है, इसमें तो केवल न्यूमेरिकल दिया है 3 नंबर वाले में, ध्यान देना। और न्यूमेरिकल भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। चलो 5वां क्वेश्चन, सॉरी 4th के बाद ई क्वेश्चन चेक करते हैं। लिखा अ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन है। कलेक्टर सप्लाई इज 8 वोल्ट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम, रेजिस्टेंस दिया है 800 ओम, और कलेक्टर सर्किट इज 0.5। अच्छा, जो वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के लॉन्ग हो रहा है वो 0.5 वोल्ट हो रहा है। इफ़ द करंट गेन इज अल्फा इज इक्वल टू 0.96, देन फाइंड द फॉलोइंग: कलेक्टर करंट, करंट गेन, बीटा एंड बेस करंट। ओके, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। शायद सोल्व तो नहीं किया हमने, कहीं चेक कर रखा है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हमने करके रखा है। चलो भाई, तो बहुत आसान है, खैर करके रखा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, हम ही कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। देखो बच्चों, अब हमारे सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास पूछा है कलेक्टर करंट आईसी, कलेक्टर करंट आईसी। तो हमारे पास देखो जो रेजिस्टेंस लगा है, कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन है, तो हम इमीटर तो कॉमन हो गया। सर्किट डायग्राम आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सर्किट डायग्राम आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक इस तरीके के सवाल आप नहीं कर सकते हो। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि इस तरीके की कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन हो, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन हो, या कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन हो, कोई भी हो, जो कॉमन होता है वो ग्राउंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, और एक ट्रांजिस्टर के सिंबल की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, सबको पता है। ठीक, अब बात आती है कि सर ये तो सिंबल अभी इसमें ये इनकम्प्लीट सिंबल है, इसमें अभी कोई एरो नहीं है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, NPN एंड PNP। तो ये किस, ठीक, अब हमेशा याद रखने वाला होता है कि जो लेफ़्ट साइड होता है, लेफ़्ट साइड, यानी ये NP है और ये PN है। ध्यान देना, ये NP है और ये PN है, ये हमेशा लेफ़्ट साइड वाले फॉरवर्ड बायसिंग में होते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड का ये कन्फिग्रेशन है PN और इसका है NP, ये जो कन्फिग्रेशन है ये हमेशा रिवर्स बायस में लगा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, और सबको पता है कि जब फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है भाई, किस तरीके से हमारा करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो P से N की तरफ होता है। तो देखा जाए तो अगर इसको हम NPN मान ले कि ये N है और ये P है और ये N है, तो NPN के हिसाब से ये हमारा ऐसे एरो बनेगा, यानी NPN ट्रांजिस्टर में। और जब PNP ट्रांजिस्टर के सिंबल की अगर हम बात करें तो P से N, ये P है तो P से N की तरफ एरो बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब एक इमीटर, ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। सिमिलरली ये इमीटर है, ये पॉइंट हमारा बेस है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। जब हम इसमें कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन हो तो इस वाले को हमें ग्राउंडिंग करना होता है। जो कन्फिग्रेशन होता है
जिस टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन हो या पीएनपी हो, तो जो कॉमन होता है उसको ग्राउंडिंग करते हैं हम लोग सर्किट में, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट वीडियो बना देंगे, वो भी आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी फ़िलहाल अभी हम सवाल पे आते हैं कि सवाल में हमारे सामने दे रखा था कि भाई ऐसा है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 800 ओम रेजिस्टेंस कलेक्टर करंट वो है 0.5 वोल्ट का कलेक्टर सर्किट के लिए, और कलेक्टर करंट ही पूछा है हमसे, तो रेजिस्टेंस दे ही दिया, वोल्टेज दे ही दिया। इन दोनों वैल्यू का यूज करेंगे, कलेक्टर करंट हम निकाल लेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप यानी कि 0.5 अपॉन कलेक्टर करंट 800 ओम। भैया वोल्टेज हटा दो तो एक जीरो और आ जाएगा, तो आ गया 5/8 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसको 5/8 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा इसमें पूछा गया है करंट गेन बीटा, तो इसका और अल्फ़ा की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू 0.96 अपॉन 1 माइनस 0.96, यानी कि 0.96 डिवाइडेड बाई 0.04, डिवाइड कर लो 24 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लो 24 आ जाएगा। तीसरा हमसे पूछा गया है बेस करंट IB। अब IB हमसे पूछा गया है, तो IB का फार्मूला होता है IC अपॉन बीटा, करंट गेन। अब भैया जब ये होता है तो IC तो हमारे पास, और एक और चीज़ है कि ये जो हम लोगों ने निकाला है, ये IC हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक। ये कहाँ गया भाई हमसे, कलेक्टर करंट, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमसे पूछा गया था ना कलेक्टर करंट, हाँ कलेक्टर करंट पूछा गया था, कलेक्टर करंट, तो IC अपॉन बी। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि भाई IC अपॉन बी का यूज करेंगे, तो देखो कलेक्टर के एंड पर जो हमारा वोल्टेज था वो कितना दिया है, 8 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, कि कलेक्टर सप्लाई इज 8 वोल्ट, तो इस वोल्टेज से एक्चुअल कलेक्टर करंट हमको निकल के आता है, तो यानी 8 अपॉन रेजिस्टेंस 800 ओम डिवाइडेड बाई बीटा यानी 24, तो इससे इसको काट दो तो 1/100 हो गया, तो 1/100 अपॉन 24, यानी कि आ गया यहाँ पे 1/24 इंटू 100, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अगर 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 5 और ये 12 आ गया, तो 5/12 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 5/12 मिली एम्पियर ये आ जाएगा, ठीक है, 5/12 मिली एम्पियर। तो देखो बच्चों, ये केवल 4 सेक्शन डी के 4 क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, और इसी को करने में 22 मिनट का समय लग गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत सही है, इसको आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करना। फिर इस आगे के जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं, फर्दर जो क्वेश्चंस हमको मिलेंगे वो हम लोग कल ही करेंगे, ज़्यादा बढ़िया है। वैसे भी ये इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चंस दिया नहीं है, एक क्वेश्चन खाली यहाँ पे हमको दिख रहा है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है, सब थ्योरी का पोर्शन दिया हुआ है, तो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब सेक्शन डी हम लोगों का कंप्लीट ही हो गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, मैं इसको डाल दूंगा कहीं वीडियो में, फ्रंट पे ही लगा दूंगा ताकि आप देख पाना, ठीक है। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट सेट करेंगे हम, ठीक। तो तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे होम।